तो आइए आज हम महत्तम समावर्तक निकालने की विधि पर विचार करेंगे कि महत्तम समावर्तक को कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि महत्तम समावर्तक यानी एक ऐसा अपवर्तक को ढूंढना है, उस सबसे बड़ा अपवर्तक को ढूंढना है जो दिए हुए संख्या को पूरा तरह से काट सके। जैसे देखिए, हम सब क्या किए थे अगला वीडियो में, बारह, 15 और 18। इसका यदि महत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोला जाए तो अपवर्तक विधि से बहुत लंब हो जाता है और हमने निकाल के देखा था। लेकिन एक बार और देखिए क्या होता है कि अपवर्तक विधि से यदि हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो हमें सभी संख्या का अपवर्तक लिखना पड़ता है। जैसे इसका अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 15 का लिखिए, 3, 1, 3 और 5। 18 के लिखिए, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसमें 15 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है, सारी संख्या का अपवर्तक लिख दिए हम। अब अपवर्तक विधि से हम महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं, यानी कि एक ऐसा संख्या को ढूंढ रहे हैं जो दिए हुए तीनों संख्या को काट सके और सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। यानी उससे बड़ा कोई संख्या इन तीनों के लिए नहीं होगा जो तीनों को काट सके। जैसे देखिए, एक तो सबसे कट रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ा संख्या कोई और है जो तीनों को काट सकता है। तो देखिए, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 3, 3, 3 और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों में है। तो 3 जो हो गया, इसका HCF हो गया, यानी 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। अकेले अकेले तो काट सकता है, 6 काट सकता है, 12 काट सकता है, इसको 15 काट सकता है, लेकिन तीनों को काटे तो 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं है। इसीलिए इसका महत्तम समावर्तक 3 हो जाएगा। लेकिन ये जो विधि है लंब हो जाता है। यदि बड़ी बड़ी संख्या रहेगा तो सारा को अपवर्तक लिखना पड़ेगा और मिलान कराना पड़ेगा कि दिए हुए अपवर्तक में कौन सा अपवर्तक है जो तीनों में है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से बताएंगे। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, गुणनखंड विधि में क्या होता है कि दिया हुआ संख्या का हम अभाज्य गुणन के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 अगुने 2 अगुने 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 अगुने 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अगुने 3 अगुने 3। अब देखिए, कौन ऐसा संख्या है तीनों में जो इन तीनों को काट सके। तो हम तुरंत बता देंगे कि 3 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्या को काटे, क्योंकि
3 जो है गुना के रूप में सब में है, इसीलिए HCF जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा शॉर्ट हो गया, गुणनखंड विधि से थोड़ा शॉर्ट हो गया, लेकिन इससे भी शॉर्ट विधि को हमको सीखना है। इससे भी शॉर्ट विधि क्या है कि हम सिर्फ एक ही संख्या का गुणनखंड लिखेंगे। हम सिर्फ एक ही संख्या का गुणनखंड लिखेंगे। जैसे 12 का गुणनखंड हम लिख दिए, और हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या है जो तीनों संख्या को काट रहा है। तो 3 एक ऐसा संख्या है जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। यानी दिया हुआ जो 3 अंक है सभी को 3 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर HCF भी हमारा शॉर्ट तरीका से भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे देखिए 21, 36, 14, इसमें हम क्या बता रहे हैं कि सिर्फ एक संख्या का गुणनखंड करना है। देखिए 7 × 3। अब देखिए तो 7 जो है सभी संख्या को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 जो है तीनों संख्या को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी 7 जब डिवाइड कर रहा है तो 7 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है गुणनखंड के रूप में। इसलिए हमारा HCF जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो आइए अब हम महत्तम समवर्तक के अगला गुण को देखते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण लीजिए, 42, 70। अब देखिए इसका यदि HCF निकालने के लिए बोला जाए तो HCF क्या हो जाएगा, इसका जो HCF हो जाएगा, देखिए 2 जो है इस संख्या को भी काट रहा है और इस संख्या को भी काट रहा है, तो हम 2 लिखेंगे। 3 जो है इस संख्या को काट रहा है लेकिन इस संख्या को काट नहीं रहा, इसलिए 3 दोनों में नहीं है, इसलिए 3 नहीं होगा। 7 देखिए इस संख्या को भी काट रहा है और इस संख्या को भी काट रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा HCF, 14 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है कि संख्याओं का यदि महत्तम समावर्तक निकाला जाए और महत्तम समावर्तक से इस संख्या में भागा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होता है वो परस्पर अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए 14 से यदि हम 42 में भाग देते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है, और 14 से यदि हम 70 में भाग देते हैं
तो क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। तो ये परस्पर क्या है? परस्पर कहने का मतलब एक दूसरे के साथ एक के सिवा कुछ और कॉमन नहीं आना। इसीलिए परस्पर इसको क्या बोलेंगे कि अभाज्य संख्या है। ये परस्पर अभाज्य संख्या है। तो एक गुण क्या पता चला हमको कि यदि HCF निकाला जाए और उस संख्या से दिए हुए संख्या में भागा दिया जाए तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो परस्पर अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, नाइन 6 देखिए इसका HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? HCF पता है, निकाल लीजिएगा। 3 गुने 3, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्या को काट रहा है, इसलिए HCF जो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 से ये तीनों संख्या में हम भाग दे करके देखेंगे। 3 से दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 2 5। तो जो संख्या प्राप्त हो रहा है हमें एक दूसरे के साथ, यानी तीनों संख्या एक दूसरे के साथ अभाज्य है, यानी एक के सिवा तीनों में अगर जो लिया जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों में सिर्फ अगर जो सेम है तो एक है। अब इस संख्या को इस तरह से कर दें। चलिए देखिए, लिखिए इसे। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसको लिखिए 2 गुने 2 4 गुने 3 गुने 5, इसको लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इस संख्या में देखिए जो सब में है वो 2 है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कौन सी संख्या है? तो 3 देखिए सब में है तो 3 हो जाएगा, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और 6 इच्छा से सभी संख्या में हम भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 6 से दीजिए 54 में तो 9 आ जाएगा। 6 से दीजिए 60 में तो 12 आ जाएगा। 6 से दीजिए 72 में 6 से 60 में तो 10 आ जाएगा। 6 से दीजिए 72 में तो 12 आ जाएगा। अब देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर परस्पर देखा जाए तो तीनों संख्या में एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगला विशेषता इसका देखिए, अगला विशेषता ये कह रहा है कि यदि 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या दिया, 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ है और उसका मासा 1 है,
तो वे भी परस्पर आपस में अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए 7, 5 और 12 दिया रहा। इसका यदि पूछा जाए कि HCF क्या होगा, तो तीनों संख्या में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक के अलावा कोई संख्या नहीं है जो गुणनखंड के रूप में तीनों में है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यही बात बताया जा रहा था कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ रहे और उसका HCF 1 हो, तो वे संख्या आपस में परस्पर अभाज्य संख्या होती है।